हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो सभी एग्ज़ाम्स में, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे सीयूटी हो या फिर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, एससी या फिर यूनिवर्सिटी कुछ भी हो, एमबीए का एग्ज़ाम हो, किसी कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट हो या फिर किसी बैंक का हो, सभी जगह में जो पॉलिटी है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम पॉलिटी के जो टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और हम डीपली डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर होल्डिंग ऑफिस इन द लोकसभा। ये हमें पता है कि पार्लियामेंट होता है हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट होता है हमारे यहाँ पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट बेसिकली तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। पार्लियामेंट एक तो लोकसभा होता है, सेकंड वन इज राज्यसभा एंड थर्ड वन इज प्रेसिडेंट। ये तीन चीज़ें मिलके आपकी पार्लियामेंट को बनाती हैं। लोकसभा जिसे हम और नाम से जानते हैं जैसे हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा जिसे हम हाउस ऑफ स्टेट या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते हैं, प्रेसिडेंट जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। आपको जो एज चाहिए होती है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए वो एटलीस्ट आप 25 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए, और साथ में अगर आप राज्यसभा के मेंबर बनने चाहते हैं तो उसके लिए आपकी एज एटलीस्ट 30 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आपको प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए इलेक्शन में खड़ा होना है तो आपकी एज एटलीस्ट 35 होनी चाहिए। तो ये जो एजेस हैं लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30, प्रेसिडेंट के लिए 35, ये मिनिमम एजेस हैं। और हमारे यहाँ मैक्सिमम एजेस का कोई भी रिटर्न नहीं है कि इससे ज़्यादा की एज के लोग इस इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकते। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कहीं पे भी गिवन नहीं है। तो ये लोकसभा का जो मिनिमम एज है वो 25 ईयर्स है, राज्यसभा का 30 है और प्रेसिडेंट का 35 है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी सेशंस ऑफ द लोकसभा टेक प्लेस इन अ ईयर। लोकसभा में जनरली 3 सेशंस होते हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो गिवन है वो लिखा हुआ है कि एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में मैक्सिमम 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए। 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए, इससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो टोटल सेशंस होते हैं वो 3 सेशंस होते हैं, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो हम 2 सेशंस भी कर सकते हैं, क्योंकि एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच का गैप मैक्सिमम 6 मंथ्स होना चाहिए। जो बेसिकली होते हैं वो 3 सेशंस होते हैं। लेकिन अगर कभी ये पूछा जाए कि गैप कितना हो सकता है तो 6 मंथ से ज़्यादा का गैप कभी भी एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में नहीं हो सकता है। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेशंस ऑफ द लोकसभा। बजट सेशन जो लगभग फरवरी के महीने में होता है, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। टोटल 3 सेशंस होते हैं, लेकिन समर कोई सेशन हमारे यहाँ पे नहीं होता। हमारे लोकसभा का कोई भी सेशन समर नहीं होता। 3 सेशंस होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। टोटल 3 सेशंस होते हैं और इन सेशंस के बीच में मैक्सिमम गैप 6 मंथ्स का हो सकता है। बेसिकली 4 महीने के गैप पे होते हैं, 4 मंथ्स के गैप पे मैक्सिमम गैप 6 मंथ्स का हो सकता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 4th वन है वो है द बजट इज ऑल्सो नेम है। बजट जैसा कि आपको पता है बजट एक फ्रेंच वर्ड है, बुजेट से जो किया था, जिसका लिटरली मीनिंग होती है लेदर बैग। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ये वर्ड मेंशन नहीं है बजट। हमारे यहाँ जो मेंशन है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है, जिसका आर्टिकल है 112 आर्टिकल में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में सब कुछ दिया हुआ है कि ये फाइनेंस मिनिस्टर लेके आएंगे या फिर जो भी है, सब कुछ आर्टिकल 112 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ। बजट वर्ड नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। देखिए, मनी बिल होते हैं, फाइनेंस बिल होते हैं और ऑर्डिनरी बिल होते हैं। मनी बिल की अगर हम आर्टिकल की बात करें आर्टिकल 110 होता है। फाइनेंस बिल की बात करेंगे तो आर्टिकल 117 होता है। ये होता है आपका फाइनेंस बिल। एक होता है आपका ऑर्डिनरी बिल जो आर्टिकल 107 होता है। ये 3 बिल होते हैं बेसिकली। जो मेन होता है वो होता है मनी बिल और फाइनेंस बिल, जो टैक्सेशन की पॉलिसीज और टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होते हैं, मनी बिल और फाइनेंस बिल। ये डिसाइड करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा।
क्योंकि मनी बिल पे जो भी एक्ट बनाना होता है, पास करना है या पास नहीं करना है, वो सारा पावर लोकसभा के पास है। राज्यसभा कभी भी मनी बिल को फेल नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिर्फ लोकसभा के पावर है कि वो मनी बिल पे कुछ भी कर सकता है। तो ये स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास ये पावर है कि कोई बिल मनी बिल है या फाइनेंस बिल है या फिर ऑर्डिनरी बिल है, ये डिसाइड करने का पावर सिर्फ और सिर्फ स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास है। मनी बिल का आर्टिकल है 1110, फाइनेंस बिल का 117 है, ऑर्डिनरी बिल का 107 है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच मॉडल। हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो बेसिकली वेस्टमिंस्टर मॉडल के बेस है, जो कि यूके में सबसे पहले ये टर्म यूज हुआ था। इसका बेसिकली जो मतलब होता है कि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है, हमारा जो स्टेट या फिर हमारी जो कंट्री का हेड है वो कोई मोनार्च होगा या फिर कोई ऐसा होगा जो इलेक्टेड होगा। जैसा कि हमें पता है यूके का जो हेड है वो मोनार्च, वहाँ के किंग या क्वीन होते हैं, और इंडिया में हमारे स्टेट का जो हेड है उन्हें हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो हमारे यहाँ पे जो स्टेट ऑफ द हेड है वो प्रेसिडेंट है, लेकिन यूके में मोनार्च होते हैं, किंग या क्वीन होते हैं। इसी को हम बोलते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। नो कॉन्फिडेंस मोशन है क्या, पहले उसके बारे में हम देखेंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब ये है कि जो अपोजिशन पार्टी है वो ये एक तरीके से दावा कर रही है कि जो प्रेजेंट टाइम में रनिंग गवर्नमेंट है या वर्किंग गवर्नमेंट है उसके पास उतने नंबर्स नहीं है जो पावर में रह सके। जो नंबर होता है वो है 273 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा होने चाहिए एटलीस्ट आपको। अगर इससे कम है तो फिर आपकी सरकार नहीं रहती है, फिर आपको पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए अपोजिशन पार्टी के कुछ लगभग 50 या 100 मेंबर्स के आसपास 50 मेंबर एक रिटर्न देते हैं, तो फिर ये एक मोशन आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं, सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ऑफ लोकसभा का टर्म क्या है। लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 year एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी के टाइम पे लोकसभा को 1 साल के लिए इंक्रीज किया जा सकता है, और वो भी नेशनल इमरजेंसी। और हम नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल जानते हैं 352 होता है। टोटल इमरजेंसी 3 होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल होता है 352, स्टेट इमरजेंसी का आर्टिकल होता है 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल होता है 360। टोटल 3 इमरजेंसीज होती हैं। और जो नेशनल इमरजेंसी है उसे इम्पोज करने के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, एटलीस्ट आपकी कंट्री के अंदर आर्म्ड रेबेलियन होना चाहिए, आर्म्ड रेबेलियन, या फिर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन या वॉर में हमारी कंट्री हो तो भी हम नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट इम्पोज करता है ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर इलेक्टेड बाय। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, पहले ये वर्ड हम देखेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट्स होती क्या। काउंसिल ऑफ स्टेट बेसिकली हम बोलते हैं राज्यसभा को। काउंसिल ऑफ स्टेट हम बोलते हैं राज्यसभा को। राज्यसभा इज नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा को हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, ठीक है। इसकी क्या है, मेंबर्स ऑफ बोथ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल नहीं, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर ही क्या करते हैं, इनको इलेक्ट करते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेंबर्स को। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ। देखिए राज्यसभा में जो टोटल सीट्स हैं वो मैक्सिमम हो सकती है 250, बट प्रेजेंट टाइम पे हम सिर्फ 245 पे इलेक्शन करवाते हैं, और 245 को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 233 पे इलेक्शन होता है और 12 नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट होते हैं। ये जो नॉमिनेशन का प्रोसेस है हमने आयरलैंड से बोरो किया है कि 12 लोग जिन्होंने आर्ट, क्राफ्ट या फिर कंट्री के लिए कुछ बेहतर किया हो
उन्हें हम डायरेक्टली राज्यसभा का मेंबर बना सकते हैं। और 233 पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं वो वोट करती हैं 233 मेंबर्स के लिए। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है 250 मेंबर्स ऑफ विच 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द राज्यसभा परमानेंट हाउस माना जाता है, लोकसभा नॉन परमानेंट हाउस माना जाता है। राज्यसभा को कभी भी डिसोल्यूट नहीं किया जा सकता, इट डिसॉल्व इन 1 ईयर, कभी नहीं होता। ये कभी भी इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन, ये एक परमानेंट हाउस है। इसके जो मेंबर्स होते हैं हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर होके नए आते हैं। तो ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है कि जो जिनका भी 6 ईयर्स कंप्लीट होता है एक साथ सबका 6 ईयर कभी कंप्लीट नहीं होता, 1/3 मेंबर का ही हर 2 साल में टेन्योर कंप्लीट होता है और हर 2 साल के बाद इस पर इलेक्शन होता है 1/3 सीट के लिए। तो ये एक परमानेंट हाउस है जो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्पीकर ऑफ लोकसभा इज चूजन बाय, स्पीकर ऑफ लोकसभा को लोकसभा के जितने मेंबर प्रेजेंट हैं वोटिंग में वही चूज करते हैं, बेसिकली ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। स्पीकर इज नोन एज द हेड ऑफ द लोकसभा, जो प्रेजेंट टाइम पे ओम बिरला जी हैं, स्पीकर इज द हेड ऑफ द लोकसभा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू द, जो स्पीकर है वो अपना रेजिग्नेशन का लेटर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को एड्रेस करता है। तो जो डेप्यूटी स्पीकर है उन्हें ये रेजिग्नेशन लेटर देते हैं बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, एस्टीमेट्स कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ, जो एस्टीमेट कमेटी है ये पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी मानी जाती है। बेसिकली इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, 30 मेंबर्स होते हैं और इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं सब लोकसभा के होते हैं और इनका मेन काम होता है जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनके बारे में चेक करना। टोटल 30, और दिस इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, एस्टीमेट्स कमेटी, जो सिर्फ लोकसभा के मेंबर ही होते हैं इसके मेंबर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। हमारा जो 4th शेड्यूल है वो हमारा राज्यसभा के जो सीट्स हैं उनके एलोकेशन के बारे में बात करता है, हमारा 4th शेड्यूल। टोटल हमारे कितने शेड्यूल हैं? टोटल हमारे 12 शेड्यूल्स हैं। स्टार्टिंग में 8 थे, 4 शेड्यूल्स हमने बाद में इंट्रोड्यूस किए। जो 4 किए थे उसमें लैंड रिफॉर्म, एंटी डिफेक्शन लॉ, पंचायत, म्यूनिसिपलिटी और पंचायत, टोटल हमने 4 बाद में इंट्रोड्यूस किया था। स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 8 शेड्यूल थे, 4 शेड्यूल हमने बाद में ऐड किया था। और 4th शेड्यूल हमारा क्या था? राज्यसभा और यूनियन टेरिटरीज के एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा कैसे डिवाइड होगा वो हमारा 4th शेड्यूल कहता है। उसके बाद हमारा 16 क्वेश्चन है द अथोराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम। देखिए एक वर्ड है कंसोलिडेटेड फंड, 2 फंड्स बेसिकली होते 3 हैं लेकिन हम 2 के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, कंसोलिडेटेड और कॉन्टिजेंसी। आर्टिकल 266 और 267 के बारे में हम बात करते हैं, कंसोलिडेटेड फंड और कॉन्टिजेंसी। कॉन्टिजेंसी जो होता है उसमें इमरजेंसी फंड के बारे में, उसे हम बोलते हैं कॉन्टिजेंसी। जो होता है, जो कॉन्टिजेंसी होता है, कॉन्टिजेंसी फंड होता है उसे हम इमरजेंसी फंड के नाम से भी जानते हैं। इमरजेंसी, उसे हम इमरजेंसी फंड के नाम से भी जानते हैं। कॉन्टिजेंसी को हम इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं, जो बेसिकली पावर होता है प्रेसिडेंट के पास कि इसमें से पैसा निकाल सके। जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, जितने भी हमारे टैक्सेशन वगैरह नॉन टैक्सेशन इनकम होता है सब कंसोलिडेटेड फंड में रहता है और गवर्नमेंट का जो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर होता है वो कंसोलिडेटेड फंड से ही, सारे इनकम यहीं पे आते हैं और एक्सपेंडिचर भी यहीं से होता है। इसमें से पैसा निकालने के लिए हमें पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से ये बिल पास करवानी पड़ती है और परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन कॉन्टिजेंसी फंड से प्रेसिडेंट हैज द पावर टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम कॉन्टिजेंसी फंड। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वेयर इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया एडॉप्टेड, वेयर इज
द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया अडॉप्टेड। हमने ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए यूएस में पार्लियामेंट्री फॉर्म तो है नहीं क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ब्रिटेन से हमने बोरो किया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट होते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जॉइंट सेशन बेसिकली होता कब है हम उसके बारे में देखेंगे। ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 108 है जॉइंट सेशन का। आर्टिकल 108 ये तब होता है जैसे कोई एक बिल है जो लोकसभा से पास हो रही है और राज्यसभा से बार बार पास नहीं हो पा रही, या फिर राज्यसभा से पास हो रही है लोकसभा से नहीं पास हो पा रही। ऐसे केस में, और वो बिल हमारे पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत जरूरी है, ऐसे केस में प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर को एक साथ बुलाता है, कहता है कि आप इस पर डिस्कशन करिए और इस बिल को पास करिए, जो जो पॉइंट है डिस्कस करके उसमें चेंजेस करके आप इस बिल को पास करवाइए। लेकिन इसकी जो प्रेसिडेंसी है या फिर इसको जो प्रिसाइड करता है, जो इसका हेड रहेगा इस जॉइंट सेशन का, वो रहता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा ही इस जॉइंट सेशन का हेड होता है, लेकिन बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 108। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द पार्लियामेंट्री कमेटी स्क्रूटिनाइजिंग द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। पहले हम कैग के बारे में बात करेंगे। कैग, हमारा जो कैग होता है कंट्रोल, जो इस टाइम पे है गिरीश चंद्र मुर्मू, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसका आर्टिकल होता है 148। 148 इज द आर्टिकल फॉर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो प्रेजेंट टाइम पे है गिरीश चंद्र मुर्मू। बेसिकली जो ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट्स होती है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी ही, ठीक है, क्या करती है? इन्हें ऑडिट करती है, ठीक है, इन्हें बेसिकली देखती है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो हेड होता है वो होता है हमारा जो लोकसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, वही होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का हेड लोकसभा। तो इस टाइम पे अगर हम पब्लिक अकाउंट कमेटी के हेड की बात करेंगे तो इस टाइम पे अधीर रंजन चौधरी फ्रॉम कांग्रेस, वो लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन है। लीडर ऑफ अपोजिशन का फायदा ये होता है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है उसे एक कैबिनेट मिनिस्टर वाला दर्जा मिलता है। उसकी जो पावर्स होती हैं एक कैबिनेट मिनिस्टर जितनी होती हैं लीडर ऑफ अपोजिशन की। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच इज द कॉम्पिटेंट बॉडी टू सेट द कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग सिटीजनशिप। हमारे यहाँ जो सिटीजनशिप लेने का है ना वो आर्टिकल 11 में दिया हुआ। आर्टिकल 11 जो प्रिसाइड करता है पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप के बारे में बताता है आर्टिकल 11 कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉ रिलेटेड टू सिटीजनशिप।